जनसत्ता में आज दो खबरें छपी है। पहली खबर है बीजेपी के लोकसभा चुनाव की तैयारी की। खबर है कि बीजेपी ने हर सांसद को कहा है कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड लाइए और साथ में हर घर जाइए। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि आपके इलाके में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन है, मतलब कौन है जो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर काम कर रहा है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उसका नाम दीजिए लिफाफे में। दूसरी खबर एक उसी में छपी है मायावती को लेकर, लेकिन ताज्जुब ये है कि मायावती जी की खबर में भी यही लिखा हुआ है कि मायावती ने अपने सांसदों से रिपोर्ट कार्ड मांगा है। उनके 10 सांसद हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन है वो बताना, और आगे लिखा गया है कि मोदी जी के कामों को घर घर तक पहुंचाना है। अब ये सरकार ने, ये अखबार ने शरारत की है कि सरकार के साथ मायावती की खबर को जोड़ दिया है, यह एक बड़ी भूल चूक है। इस खबर को एडिट किया है न्यूज़ डेस्क ने। नितेश दुबे हैं जिसने बीजेपी के खबर को एडिट किया है। सोचिए मीडिया कितना झूठ बोलता है। मैं उसकी कुछ वानगी आपको दिखाऊंगा। और आज मेरे पास ऐसी 2-3 खबरें हैं, जब मैं सुबह से पढ़ रहा था तो देखा कि किस तरह के अफवाह ये लोग फैलाते हैं। एक तो बिजनेस के बड़े अखबार ने एक बड़ा अफवाह फैलाया है, और जो बालासोर घटना हुई थी उसमें उसने अखबार ने लिखा है कि जो जेई है, जो मुस्लिम हैं, वो फरार है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल कट गया। अब जाके रेलवे के पीआरओ ने कहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे अधिकारी कर्मचारी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जो मनु मीडिया आपको बताता है उसमें सच्चाई हो, इसकी भी गारंटी नहीं है। और मायावती जी वाली जो खबर लिखा गया उसको कुलदीप सिंह ने एडिट किया है। तो अब सोचिए कि जो बीजेपी ने आदेश दिया है वही मायावती ने आदेश दिया है। मतलब बीजेपी के नेताओं की बैठक तो मान भी लेते हैं, मायावती जी की तो बैठक ही बुधवार को है लखनऊ में। तो सोचिए कि ये बड़ी खबर है। अब मैं आता हूं पहले बीजेपी की खबर पर। तैयारी समझिए, उसकी गंभीरता समझिए। और इस बार जो चुनाव है वो सोशल मीडिया से लड़ा जा रहा है। बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी गठबंधन ही काफ़ी नहीं है। अगर ये लोग सोचते हैं तो गफलत में हैं। उनके पास टीवी है, अखबार है, और अब उनकी सोशल मीडिया पर पकड़ है। 2014 में सोशल मीडिया पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको समझा था और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फौज खड़ी कर दी थी। 2019 का चुनाव भी लड़ा गया। 2024 का जो चुनाव है वो भी सोशल मीडिया के दम पर लड़ा जाएगा। लेकिन सोचिए, कल्पना कीजिए कि इस देश में लगभग 10% रिप्रेजेंटेशन है SC, ST, OBC का, किसान जातियों का डिजिटल मीडिया पर। लेकिन क्या बीजेपी के अलावा बीजेपी को उन तमाम पत्रकारों, यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक चैनल के बारे में पता है, फेसबुक पेज के बारे में, जो दूसरी पार्टियों की भी खबर दिखाते हैं, जो सत्ता से सवाल भी पूछते हैं, जो पत्रकार, मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के पक्षकार पत्रकार हैं लेकिन बीजेपी के खिलाफ वाला कोई पत्रकार नहीं है। पत्रकारिता खिलाफ और पक्ष में नहीं की जाती है, पत्रकारिता में सवाल पूछा जाता है। तो जो पत्रकार बीजेपी से सवाल पूछते हैं उनकी भी रिकॉर्ड जो है वो बीजेपी के साथ पास है। और अभी से उन्होंने हर जिले में अपने लोगों को भेजना शुरू कर दिया है। लेकिन जो सपा है, बसपा है, आरजेडी है, जेडीयू है, जेएमएम है, इनको तो अभी यही नहीं पता है कि पत्रकार, सोशल मीडिया भी कोई चीज़ है। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। लेकिन टीवी अखबार किस तरह के झूठ फैला रहा है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लगातार सावधान रहिए। और एक खबर बताऊंगा जो राइट विंग के लोग लिख रहे हैं, किस तरह से एक अंग्रेजी के अखबार ने इतना बड़ा झूठ फैला दिया कि जो बालासोर घटना थी उसके जो उसमें जेई थे, उन्होंने किस तरह से वो फरार है घर से, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। तो टीवी अखबार पर भी उतना ही भरोसा कीजिए, कम से कम सोशल मीडिया के दौर में उसको फैक्ट को चेक कीजिए। नहीं हो सकता कि आप गफलत में हो जाए। लेकिन सोचिए कि जनसत्ता के एडिट डेस्क ने बीजेपी के लिए जो खबर लिखी है उसी की लाइनें चिपका दी है। मायावती जी वाले खबर में कह रहा है कि मायावती जी ने कहा है
कि प्रधानमंत्री के कामों को घर घर पहुंचाया जाए। तो समझिए इस देश का टीवी अखबार कितना बायस्ड है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, रूबिका लियाकत ने एक नया चैनल ज्वाइन किया, भारत 24। उसका जो चंद्रा जो प्रमुख है, मालिक है, सीईओ है, वो साफ कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिखाएंगे, क्योंकि वो चुनाव जीत के आए हैं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं। अरे सर, कौन दिखाने से मना कर रहा है? लेकिन सवाल है कि आप सवाल तो पूछिए, देश की समस्या तो बताइए, मणिपुर पर सवाल पूछिए, अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछिए, जनता का सवाल पूछिए। आपको इसीलिए तो आपको कहा जा रहा है कि सवाल पूछिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम उनकी तारीफ करेंगे। तो जब सरकार की ही तारीफ करनी है तो सरकार की तारीफ के लिए और चैनल्स नहीं है? सरकारी चैनल नहीं है क्या? इतना मंत्रालय नहीं है क्या? पीआर एजेंसी नहीं है क्या? हर मंत्रालय का अपना बजट होता है, अखबार में एडवर्टीजमेंट देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिस देश की मीडिया सरकार की तारीफ करने लगे, उस देश की जनता का कोई मालिक नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि मीडिया का काम होता है खबर दिखाना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह की जो खबरें, जो आजकल जो टीवी अखबार में आप खबर देख रहे हैं, उसको अंतिम सच मत मानिए, अपने तरीके से भी उसको क्रॉस चेक कीजिए। और खबरें वहाँ ऐसे पलटती है या पलट दी जाती है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो सोचिए, जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस जैसे रिप्यूटेड चैनल है, मीडिया ग्रुप है, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जो है, जो गोयनका अवार्ड भी देती है, उसके डेस्क के हिंदी डेस्क पर जो बीजेपी के लिए खबरें छापी जाती है, वही खबरें, क्या आपको लगता है कि मायावती जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कामों को घर घर पहुंचाओ? और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह की लगातार बेईमानी होती रहती है, गलतियां की जाती है जानबूझकर। बाकायदा कई अखबार ने तो बैनर होर्डिंग्स लगवा देते हैं। और इस देश में मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं है, SC ST OBC के लोग नहीं हैं, सोशल मीडिया पर भी उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है, इसलिए उस समाज की बात ही नहीं आती है। इन पॉलिटिकल पार्टी का कोई पक्ष नहीं रखता है। अगर अखिलेश यादव, मायावती जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के कामों को बताने के लिए वो अपना ही चैनल, हम लोग तो खैर ऐसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा काम तो सत्ता से सवाल पूछना है। कम से कम ये लोग अपना काम बताने के लिए भी कम से कम PR एजेंसी रख लें या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही खड़ा कर ले, तो भी इनका भला हो जाएगा। क्योंकि जो टीवी अखबार है वो इनके अच्छे काम तो छोड़ दीजिए, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है, झूठ फैलाता है, अफवाह फैलाता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इस देश के टीवी अखबार ने इस देश के बहुजन नेताओं को अपराधी, भ्रष्ट, कामचोर, न जाने क्या क्या साबित कर रखा है। पहले कहेंगे ये लोग भ्रष्ट हैं, परिवार की पार्टी है, ये लोग मेहनत नहीं करते हैं, कामचोर हैं, AC में रहते हैं। अरे भैया, इनके पास संसाधन ही नहीं है, चंदा से ये लोग पार्टी चलाते हैं। एक भी कॉर्पोरेट, चाहे सरकार ही क्यों ना हो, एक भी कॉर्पोरेट इनको चंदा तक नहीं देता है। SC ST OBC किसान जातियों के चैनलों को कौन चंदा देगा? पार्टियों को कौन फंड देता है? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी, इनका जो काम है वो गरीबों के लिए स्कूल खोलना चाहते हैं, अस्पताल खोलना चाहते हैं, सरकारी संस्थाओं को बढ़ाना चाहते हैं। वो कॉर्पोरेट को रास नहीं आता है। और मीडिया कॉर्पोरेट के साथ साथ एक उसका जाति का भी एंगल है। चूँकि किसान जातियों से SC ST OBC, इससे पत्रकारों की संख्या बहुत कम है, इसलिए इनकी बात करने वाला कोई नहीं है। इनके बारे में जो बात भी की जाती है तो इनको या तो करप्ट बताया जाता है, इनको कामचोर बताया जाता है, या इनको पारिवारिक या जातिवादी बताया जाता है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, भारत के टीवी अखबार में जब तक डाइवर्सिटी नहीं आती है, रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, हर जाति धर्म के लोग वहाँ नहीं रखे जाते हैं, तब तक इन पर भरोसा मत कीजिए। पूरी दुनिया में CNN देखिए, BBC देखिए, वहाँ जब रंग के आधार पर नस्लीय व्यवहार होता था, तब जाकर वहाँ इस तरह के रिपोर्ट्स बनाए। सोचिए, भारत के लोग, अभी SB 04 एक कानून आ रहा था अमेरिका में, अब वहाँ यहाँ के जो अपर कास्ट हिंदू हैं, उन्होंने लॉबीबाजी करके उस कानून को धीमा करवा दिया। आज ही मेरी बात हो रही थी। तो सोचिए, वहाँ जो लोग यहाँ से भारत से गए हैं, वो अपनी जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वहाँ मंदिर बनाने के दौरान किस तरह से मजदूरों का शोषण हुआ, पब्लिक डोमेन में है। जो लोग के लिए समुंदर लांघना पाप था, वो समुंदर लांघ के विदेश चले गए।
आपको क्या लगता है कि भारतीय मूल के जो लोगों को बड़े बड़े पद पर सीईओ बनाया जा रहा है, चाहे वो सत्या नडेला हो, सुंदर पिचाई हो, चाहे इंदिरा नूई हो, वो इसलिए कि इनमें मेरिट है? नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनको तमाम बड़े पदों पर वो श्वेत लोग रखते हैं जो खुद उस पद पर बने नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने किसी ब्लैक को नौकरी से हटाया तो उन पर रेसिज्म का आरोप लगेगा, कार्रवाई होगी। वहाँ की न्याय प्रणाली बहुत सुदृढ़ है, बहुत डाइवर्सिटी है, ब्लैक लोग भी उतनी ही संख्या में सिस्टम में है, इनको सजा मिल जाएगी। तो उन्होंने इसका तरीका खोजा और एशिया, जिसमें चीन भी शामिल है, भारत भी शामिल है, यहाँ के लोगों का इतिहास नहीं रहा है नस्लीय भेदभाव करने का। वहाँ आपका इतिहास क्या है, इस पर फैसले होते हैं। अगर आपका इतिहास है कि आपके बाप दादा, उनके बाप दादा नस्ल के आधार पर भेदभाव करते थे, तो आप पर वो कानून लागू होता है। अब एशिया के लोगों पर तो लागू होता नहीं है, तो इनको उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया। अब ये लोग जब चाहें वहाँ के जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग हैं उसको हटा देते हैं, तो वो कानून लागू नहीं होता। लेकिन उसकी आड़ में इन्होंने नया खेल शुरू कर दिया। ब्लैक लोगों के साथ साथ इन लोगों ने जो एशिया से, खासकर जो भारत के SC ST OBC के लोग, किसान जातियों के लोग जब विदेश जाने लगे, तब इन्होंने वहाँ जातिवाद शुरू कर दिया। और उसी को लेकर कनाडा के स्कूलों में कानून बन चुका है, अमेरिका के विश्वविद्यालयों में कानून बन चुका है, क्योंकि ये 3 ही जगह 4 जगह ये सब काम करते हैं पावर सेंटर्स पर, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में, फिल्म में, स्पोर्ट्स में। वहाँ ज़्यादातर भारतीय जाते हैं, या तो वो पढ़ने जाते हैं या फिर नौकरी करने जाते हैं। इन दोनों जगह लोग जातिवाद फैला रहे थे, तब जाकर इस तरह की कानून की मांग हुई। लंदन में भी ये मामला लटका हुआ है, अमेरिका में भी लटका हुआ है। तो सोचिए, जो लोग दूसरे देशों में जाकर जातिवाद फैला सकते हैं, और वहाँ क्या लॉजिक दे रहे हैं कि ये हिंदुओं का अपमान है। क्या SC ST OBC हिंदू नहीं है? तो जो सवर्ण हिंदू अमेरिका पहले, अब यूरोप पहुँच गए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ के गैर सवर्ण हिंदू अमेरिका जाए और वहाँ काम करें। और इसी के खिलाफ SB 04 कानून आ रहा है जातिवाद के खिलाफ, जिसको ये लोग डिरेल कर रहे हैं क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है। तो जो विदेश में जाकर जातिवाद कर सकते हैं, वो अपने देश में क्या करते होंगे, इसका अंदाज़ा लगाइए। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस देश में तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा जब तक यहाँ डाइवर्सिटी नहीं आएगी, रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो सोचिए, सबसे ज़्यादा जो जातिवाद है आज के डेट में, वो पावर सेंटर्स में है, और वो है मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स और खेल में। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।